हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो है आपका जो आरएमएल का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, सिस्टर ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके ऊपर हम वीडियो लेके आए हैं। मॉडल पेपर है, ये दूसरा मॉडल पेपर है। पहला मॉडल पेपर हमने बना दिए हैं, दोनों उसके दोनों पार्ट हैं। नर्सिंग पार्ट अलग से डाला हुआ है और नॉन नर्सिंग पार्ट अलग से डाला हुआ है। ये जो पार्ट है ये नॉन नर्सिंग का सेकेंड मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर ये सेकंड है। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, द एक्स्ट्रा कैलोरी नीडेड बाय ए वोमेन हैविंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में वोमेन को कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए होती है? तो 100 किलो कैलोरी, 200 किलो कैलोरी, थर्ड ऑप्शन 300 किलो कैलोरी और फोर्थ ऑप्शन है 500 किलो कैलोरी। तो राइट आंसर इज 300 किलो कैलोरी। प्रेगनेंसी के टाइम वोमेन को एक्स्ट्रा कैलोरी नीड होती है 300 किलो कैलोरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The most heat resistance and heat sensitive vaccine is, पहला ऑप्शन टीटी एंड ओपीवी, दूसरा ऑप्शन डीपीटी एंड मीजल्स, तीसरा ऑप्शन डीटी एंड ओपीवी, चौथा ऑप्शन ओपीवी। तो जो मोस्ट हीट रेजिस्टेंस और सेंसिटिव होती है वो है टीटी एंड ओपीवी। अब इसमें बात करें, जो टीटी है वो आपकी मोस्ट हीट रेजिस्टेंस होती है और जो ओपीवी है वो आपकी मोस्ट हीट सेंसिटिव होती है। ओपीवी को हम -20 डिग्री पे सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? पहला ऑप्शन है थायरोक्सिन, दूसरा है एलएच, तीसरा है प्रोजेस्टेरोन, चौथा है जीएच। तो राइट आंसर है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन आपका कॉन्ट्रासेप्टिव, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी प्रोजेस्टेरोन मेनली पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द ओनली आर्टरी विच सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसी ओनली आर्टरी जो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है वो है पल्मोनरी आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, रीनल आर्टरी। तो राइट आंसर है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी आपकी हार्ट से निकलती है और लंग्स की तरफ जाती है। ये एकमात्र हार्ट से निकलने वाली आर्टरी है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और ये लंग्स के पास जाती है। फिर यहाँ से वेन आती है, हार्ट के पास में वेन आती है जो कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज। यूट्रस का इसकी नॉर्मल साइज में नहीं आना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन इन्वोल्यूशन, दूसरा सब इन्वोल्यूशन, तीसरा प्रोट्रूजन, चौथा रिट्रैक्शन। तो राइट आंसर है सब इन्वोल्यूशन। यूट्रस जब इसकी नॉर्मल शेप में नहीं नॉर्मल साइज में नहीं आता तो उस कंडीशन को हम सब इन्वोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रा ओसियस इंजेक्शन इज गिवन। पहला ऑप्शन वेन, दूसरा बोन मेरो, तीसरा स्पाइनल कैविटी, चौथा मसल्स। इंट्रा ओसियस इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बोन मेरो में। यहाँ पर ओसियस वर्ड है जो आपका बोन से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्लीप वॉकिंग इन मेडिकल टर्म। स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? पहला है हाइपरसोमनिया, दूसरा है सोमनाबुलिज्म, तीसरा है सोमनोलेंट, चौथा है इंसोम्निया। जिसका राइट आंसर है सोमनाबुलिज्म। सोमनाबुलिज्म आप नींद में चलने को मेडिकल टर्म में आप बोलोगे सोमनाबुलिज्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टीरियल ब्लड गैस दैट इज मोर सजेस्टिव ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये जो आपकी नीचे फाइंडिंग है उसमें से कौन सी मोर सजेस्टिव है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को? पहले ऑप्शन में आपको दे रखी है पीएच 7.3, CO2 50, दूसरे में पीएच 7.5, CO2 20, तीसरे में आपकी पीएच 7.3 और बाइकार्बोनेट 12, चौथे में आपकी पीएच 7.5 और बाइकार्बोनेट 30। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आपकी ब्लड की पीएच है, ब्लड पीएच है वो आपकी 7.35 टू 7.45 रहती है। अगर 7.35 से कम होती है तो उसको आप एसिडोसिस बोलोगे, अगर 7.45 से ऊपर है तो आप उसको एल्केलोसिस बोलोगे। तो यहाँ पर हम जो अपने पास में जो ये दे रखी है इसमें आपको देखना है इससे कम कौन सी है। सबसे पहले तो एक अपने पास ए ऑप्शन आता है जिसमें आपकी कम है, इसमें आपकी
ज़्यादा है तो इसको निकाल देते हैं, इसमें पीएच कम है तो ये ऑप्शन आता है हमारे पास में, और इसमें इसकी पीएच ज़्यादा है तो इसको हटा देते हैं। तो ये एसिडोसिस नहीं है, ये एल्केलोसिस कंडीशन है। ये एल्केलोसिस है तो इनको हटा दिया हमने, ये एसिडोसिस की कंडीशन है। अब ये देख लेते हैं रेस्पिरेटरी की क्या कंडीशन होती है। तो जब रेस्पिरेटरी की बात करें तो इसमें आपका CO2 हम देखते हैं जो कि आपकी नॉर्मल 35 से 45 होता है। अगर 35 से कम है तो वो आपका एल्केलोसिस की कंडीशन में जाएगा, अगर 45 से ज़्यादा है तो आपका एसिडोसिस की कंडीशन में जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, पहले ऑप्शन में आपको 50 देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पे ज़्यादा है और ज़्यादा को हमने बोला एसिडोसिस, यानी आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे SCO3 बाइकार्बोनेट दे रखा है। जो बाइकार्बोनेट है SCO3, इसका जो वैल्यू होती है वो आपकी 22 से 27, कुछ जगह 26 से 28 भी देखने को मिल सकती है। मतलब ये जो 27 वाला नंबर है वो आपको कुछ जगह पे 26 से 28 की रेंज में भी मिल जाता है। तो हमने लिया है यहाँ पे 27, 22 से 27। तो यहाँ पर ये देखें ये आपकी कम आ रही है, तो जितना ज़्यादा होगा उतना एल्केलोसिस की तरफ जाएगा, कम होगा तो एसिडोसिस की तरफ जाएगा। लेकिन ये किसको किसको करता है, ये मेटाबॉलिक को करता है, रेस्पिरेटरी को नहीं करता। जब आप HCO3 देखोगे तो आपकी इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, तो मतलब ये मेटाबॉलिक है, और CO2 में PCO2 में देखने को मिलेगा, मतलब ये रेस्पिरेटरी है। तो हमें रेस्पिरेटरी देखना था तो इसका आंसर आएगा A। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का ग्रीनिश येलो कलर क्या इंडिकेट करता है? पहला ऑप्शन फिटल डिस्ट्रेस, दूसरा RS इनकम्पेटिबिलिटी, तीसरा पोस्ट मेच्योरिटी, चौथा IUD। तो राइट आंसर है पोस्ट मेच्योरिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइसोटोनिक सेलाइन मीन्स सेलाइन हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ। आइसोटोनिक सेलाइन का क्या मतलब है? जिसमें कंसंट्रेशन होगी 0.45%, 1.45%, 1.5%, 0.9%। तो आपका राइट आंसर आएगा 0.9%। 0.9% इज आइसोटोनिक। 0.9% आपका आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब जो आपकी ब्लड की जो ओस्मोलरिटी होती है उसके बराबर इसकी ओस्मोलरिटी होगी, आप उसको आइसोटोनिक बोलोगे। नेक्स्ट है आशा स्टैंड फॉर। आशा का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन आश्रम सोशल हेल्थ एजेंट, दूसरा एक्रेडिटेड सोशल होम एजेंट, तीसरा है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, चौथा है एसोसिएटेड सोसाइटी हेल्थ एजेंट। तो राइट आंसर है इसका एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, और ये 1000 की पॉपुलेशन पर एक होती है। फिर नेक्स्ट है ड्यूरिंग ECT इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड। ECT के दौरान इलेक्ट्रोड को कहां पर प्लेस किया जाता है? पहला ऑप्शन सबमेंडिबुलर रीजन, दूसरा टेम्पोरल रीजन, तीसरा सुप्रामेंडिबुलर रीजन, चौथा ओसिपिटल रीजन। तो राइट आंसर इज टेम्पोरल रीजन। ECT में इलेक्ट्रोड को टेम्पोरल रीजन में प्लेस किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमीडिएट ट्रीटमेंट टू ट्रीट सीवियर डिहाइड्रेशन। अगर किसी को सीवियर डिहाइड्रेशन है तो उसका आप इमीडिएट ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन गिव ओरल फ्लूइड, दूसरा स्टार्ट IV फ्लूइड, तीसरा गिव सॉफ्ट डाइट, चौथा गिव लेमन वाटर। तो यहाँ पर सीवियर दे रखा है, सीवियर में आपको डायरेक्ट स्टार्ट IV लाइन करना है। यहाँ पर आपको IV लाइन यानी IV फ्लूइड आपको स्टार्ट कर देना है, यही इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड एक्सेप्ट। आपके ब्लड में पाए जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन है एक के अलावा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है एल्बुमिन, दूसरा ग्लोबुलिन, तीसरा मायोसिन, चौथा फिब्रिनोजन। तो राइट आंसर है मायोसिन। मायोसिन के अलावा ये सारी जो प्रोटीन है वो प्लाज्मा प्रोटीन में पाई जाती है, ये आपकी मसल्स में पाई जाने वाली प्रोटीन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसके द्वारा कोज होता है, किसकी कमी से कोज होता है? तो पहला ऑप्शन विटामिन B12 एंड फोलेट, दूसरा प्रोटीन डेफिशिएंसी, तीसरा थायमिन डेफिशिएंसी, चौथा विटामिन C डेफिशिएंसी। तो राइट आंसर इज विटामिन B12 एंड फोलेट, इसकी कमी से आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ इसोफेजियल कार्सिनोमा वुड बी। पहला ऑप्शन जो आपका मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इसोफेजियल कार्सिनोमा, इसोफेजियल कैंसर में आपका मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होता है? पहला ऑप्शन है सोर थ्रोट, दूसरा डिस्फेजिया, तीसरा वेट लॉस, चौथा हेमरेज। तो राइट आंसर इज डिस्फेजिया।
अगर किसी को फैमिली में किसी को डिस्फेजिया हो तो उसको तुरंत आप चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि जो ईसोफेगस का कैंसर है वो आपका डायग्नोस लेट स्टेज में होता है, फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कुछ भी आप नहीं कर सकते, उसके बाद में आप कोई इलाज नहीं करवा सकते, ये डायरेक्ट थर्ड या फोर्थ स्टेज में ही पता चलता है। तो डिस्फेजिया होने पर आपको तुरंत देख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन, तीसरा है ल्यूटिनाइजिंग और चौथा है प्रोलैक्टिन। तो इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के अलावा आपका वेजोप्रेसिन, और वेजोप्रेसिन को आप दूसरा नाम बोलते हैं ADH, ये भी आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रस इज पाल्पेबल ओवर सिम्फाइसिस प्यूबिस एट, आपका सिम्फाइसिस पे कब फील होता है यूट्रस? एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो पहला ऑप्शन 14 वीक, दूसरा 8th वीक, तीसरा 10th वीक, चौथा आपका 12th वीक। तो राइट आंसर इज 12th वीक। 12th वीक पे आपको सिम्फाइसिस प्यूबिस पे यूट्रस फील होगा। फिर नेक्स्ट है, द ट्राइड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन आर, डिप्रेशन के ट्राइड सिम्टम्स कौन से हैं? पहला ऑप्शन डिक्रीज स्पीच, इंक्रीज मोटर एक्टिविटी एंड मूड, दूसरा डिसीज्ड मोटर एक्टिविटी, इंक्रीज्ड मूड एंड स्पीच, तीसरा है डिक्रीज मोटर एक्टिविटी, मूड एंड स्पीच, चौथा है डिसीज्ड अफेक्ट थिंकिंग एंड परसेप्शन। तो राइट आंसर है डिक्रीज मोटर एक्टिविटी, मूड एंड स्पीच, ये आपका डिप्रेशन के ट्रायड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट टर्म एम्बू स्टैंड्स फॉर, पहला ऑप्शन क्वेश्चन है एम्बू का क्या मतलब है? एम्बू वर्ड से आप क्या समझते हैं? पहला है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, दूसरा आर्टिफिशियल एंड मैनुअल विथ ब्रीदिंग अर्जेंसी, तीसरा है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्लड यूनिट, चौथा है ए मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। तो राइट आंसर इज आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज, पहला ऑप्शन प्लानिंग, दूसरा असेसमेंट, तीसरा इम्प्लीमेंटेशन, चौथा इवैल्यूएशन। आपकी नर्सिंग प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर है असेसमेंट। जो आपकी असेसमेंट है वो आपकी फर्स्ट स्टेप होती है। उसके बाद में दूसरी स्टेप होती है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस आपकी दूसरी स्टेप होती है। फिर होती है प्लानिंग, फिर होती है इम्प्लीमेंटेशन और फिर होती है इवैल्यूएशन, ये आपकी स्टेप होती है। फिर नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का फादर किसे कहते हैं? पहला है एब्राम जेकोबी, दूसरा है एब्राम मास्लो, तीसरा है जीन पिगेट, चौथा है विलियम वुड। तो राइट आंसर है विलियम वुड। विलियम वुड को आप फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट इज डन बाय, सर्जिकल इक्विपमेंट का स्टरलाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है ऑटोक्लेव, दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड, तीसरा है सिट्स फिल्टर, चौथा है रेडिएशन। तो राइट आंसर इज ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के थ्रू आप सर्जिकल इक्विपमेंट का स्टरलाइजेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स आर कंप्लीटली इनइफेक्टिव अगेंस्ट, क्वेश्चन समझिएगा, जो एंटीबायोटिक है वो पूर्णतया अप्रभावित होती हैं किसके खिलाफ? पहला ऑप्शन एमीबियासिस, दूसरा वायरस, तीसरा बैक्टीरिया, चौथा माइक्रोब्स। तो क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पर इनइफेक्टिव पूछा तो वायरस, वायरस के खिलाफ एंटीबायोटिक बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। तो राइट आंसर इज वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डोट्स स्टैंड्स फॉर, डोट से आप क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, दूसरा डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट, तीसरा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट स्कीम, चौथा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सर्वे। द राइट आंसर इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये आपका डोट्स का फुल फॉर्म है। फिर नेक्स्ट है, WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज स्टेटेड एज, WHO की डेफिनेशन हेल्थ की क्या, WHO हेल्थ की क्या डेफिनेशन बताती है? तो पहला ऑप्शन है कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, दूसरा है एब्सेंस ऑफ डिसेबिलिटी एंड सिकनेस,
तीसरा है कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, चौथा है फ्रीडम फ्रॉम प्रॉब्लम। तो राइट आंसर इज कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डंपा, DMPA। डंपा की फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन डाई मिथाइल प्रोजेस्टोन एसीटेट, दूसरा डाई मिथाइल मोनोप्रोजेस्टोन एसीटेट, तीसरा ऑप्शन डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टोन एसीटेट, चौथा ऑप्शन डिपोट मिथाइल प्रोजेस्ट्रेनिक एसिड। तो राइट आंसर इज डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसीटेट, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर नेक्स्ट है एनाफ्लैक्सिस इस टर्म, एक बार आपको डंपा के बारे में बता दूं, ये आपकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है जो आपका IM रूट से देते हैं, और ये आपकी 3 मंथ के लिए प्रेगनेंसी अवॉइड करता है। एक आता है नेटेन जो कि सबक्यूटेनियस रूट से होता है, और ये 2 मंथ के लिए प्रेगनेंसी अवॉइड करता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं एनाफ्लैक्सिस इज टर्म यूज्ड इन। एनाफ्लैक्सिस टर्म है वो किसके लिए यूज की जाती है? पहला ऑप्शन एलर्जिक रिएक्शन, दूसरा एक्सेसिव स्लीप, तीसरा पायरेक्सिया ऑफ अननोन कोज, चौथा प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज। तो राइट आंसर इज एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन के लिए आप एनाफ्लैक्सिस टर्म यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नर्सेज मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग 5 राइट वाइल एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन एक्सेप्ट। कौन सा जो 5 राइट मेडिकेशन के 5 राइट हैं वो नर्स को ध्यान में रखने होते हैं, जो हैं इनमें से एक नहीं है। तो पहला ऑप्शन राइट पेशेंट, दूसरा राइट पोस्चर, तीसरा राइट टाइम, चौथा राइट डोज। तो इसमें से जो आंसर है वो राइट पोस्चर। राइट पोस्चर आपका 5 राइट में नहीं आता है, बाकी ये तीनों तो आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्सन डिजीज करेक्टराइज्ड बाय। विल्सन डिजीज करेक्टराइज किसके द्वारा करेक्टराइज है? तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन लीवर किडनी एंड ब्रेन, तीसरा है इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, चौथा है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन लीवर किडनी एंड ब्रेन को आप क्या बोलोगे? विल्सन डिजीज। नेक्स्ट है द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपका ओबेसिटी के एडवर्स इफेक्ट है फॉलोइंग ऑल एक्सेप्ट, एक के अलावा बाकी सारे इसके एडवर्स इफेक्ट है ओबेसिटी के। क्या क्या है? पहला ऑप्शन हाइपरलिपिडीमिया, दूसरा ऑप्शन ग्लूकोज इंटॉलरेंस, तीसरा ऑप्शन हाइपोटेंशन, चौथा ऑप्शन कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो राइट आंसर इज हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन आपका ओबेसिटी का एडवर्स इफेक्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट है द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन आर ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्वेश्चन देखिएगा, मॉडिफाइबल मतलब जिसको चेंज किया जा सके, मॉडिफाइबल मतलब जिसको चेंज किया जा सके। फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन आर एग्जाम्पल एक्सेप्ट, एक के अलावा सॉल्ट इंटेक, पहला ऑप्शन सॉल्ट इंटेक, दूसरा ओबेसिटी, तीसरा अल्कोहल, चौथा जेनेटिक फैक्टर। हाइपरटेंशन की कौन सा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जो चेंज किया जा सकता है एक के अलावा? तो साल्ट इंटेक चेंज कर सकते हैं, ओबेसिटी कम कर सकते हैं, अल्कोहल कम कर सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर ये चेंज नहीं हो सकता। तो राइट आंसर विल बी जेनेटिक फैक्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एपिजियोटोमी हैज टू बी डन ड्यूरिंग। एपिजियोटोमी कब की जाती है? पहला ऑप्शन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, दूसरा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, तीसरा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, चौथा नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में हम एपिजियोटोमी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है द रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट इन द। ड्रग अब्जॉर्प्शन की रेट सबसे ज्यादा कहाँ होती है? पहला ऑप्शन लार्ज इंटेस्टाइन, दूसरा स्टोमक, तीसरा गॉल ब्लैडर, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो राइट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको सबसे ज्यादा ड्रग का अब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट सीवियर ब्लड लॉस रिजल्ट इन। एक्सीडेंट के दौरान सीवियर ब्लड लॉस से क्या होगा? पहला ऑप्शन हाइपोग्लाइसेमिया, दूसरा शोक, तीसरा एनाफिलैक्सिस, तीसरा सेप्सिस। तो राइट आंसर इज शोक।
ज़्यादा ब्लड लॉस होने पर शॉक की कंडीशन में पेशेंट चला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अडल्ट एनूरिया रेफर्स टू यूरिन आउटपुट लेस देन। अडल्ट में एन्यूरिया कब बोलेंगे? जब यूरिन कम से कम हो जाएगा, 50 ml से कम, 100 ml पर डे, 150 ml पर डे से कम, 200 ml पर डे से कम। तो इसका राइट आंसर है जब यूरिन आउटपुट 100 ml पर डे से कम हो जाए तो आप उसको एन्यूरिया बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेंट स्पेसिफिक किलिंग टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को किल करने के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट काम में लिया जाता है? पहला ऑप्शन कार्बोलिक एसिड, दूसरा लाइजोल, तीसरा फिनाइल, चौथा सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो राइट आंसर इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। कोरोना वायरस को मारने के लिए आप सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है SARS, सार्स स्टैंड्स फॉर। सार्स की फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन स्टैंडर्ड एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दूसरा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तीसरा सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, चौथा शोविंग ऑल रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। तो राइट आंसर इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इज द फुल फॉर्म ऑफ SARS। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which animal is amplifier of Japanese encephalitis? जापानीज एनसेफेलाइटिस कौन से एनिमल से फैलता है? पहला है काऊ, दूसरा मंकी, तीसरा पिग, चौथा कैट। तो राइट आंसर इज पिग। पिग इज द एम्पलीफायर ऑफ जापानीज एनसेफेलाइटिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्फेक्शन बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन कॉज सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स कैंसर कौन से ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है? पहला है हेपेटाइटिस बी, दूसरा HIV, तीसरा HPV, चौथा H पाइलोरी। तो राइट आंसर इज HPV। हार्पिस जो HPV जो है आपका, उसके द्वारा ये आपका सर्विक्स कैंसर कॉज हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको वीडियो बता सकते हैं, और इससे कोई रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।